So today we are going to learn data representations and processing. So that is the first step of the. Now my question is, what is the data representation? So once data is collected, then while when you data collect, then the process and analysis begins. After this, you can process the data और जैसे कि जब एक बार आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो फिर उस डेटा को आपको प्रोसेस और एनालिसिस करना रहता है बट डेटा हैज टू बी ट्रांसलेटेड इन ए एप्रोप्रिएट फॉर्म बट बिफोर एनालिसिस एंड interpretations we must need to data translate into an appropriate or most suitable form or sequence so that is the data representation process क्योंकि जब आपके पास डेटा कलेक्ट होता है तो देन डेटा हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फॉर्म्स या सीक्वेंस या सीरियल्स सो बिफोर डेटा एनालिसिस वी मस्ट टू फिल्टर द डेटा एंड अरेंज अ appropriate form. This process is known as data preparations. और यही हम प्रोसेस हम इसी प्रोसेस को हम डेटा प्रिपरेशंस कहते हैं. So validity exists लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द वैलिडिटी है फिट फॉर द टेस्ट सो वैलिडिटी एग्जिस्ट व्हेन द डेटा एक्चुअली मेजर्स मींस वैलिडिटी जो है वो कहते हैं कि एक्चुअली मेजर्स जो आप डेटा मेजर्स करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली आपके अकॉर्डिंग योर ऑब्जेक्टिव है या नहीं व्हाट दे आर सपोज्ड टू मेजर्स और आप जो वैलिडिटी मींस होता है एक्चुअली डेटा मेजर्स व्हाट दे आर टू सपोज द मैटर्स कि जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग डेटा है या नहीं है इफ दे फेल टू दे आर मिसलीडिंग एंड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. अब यदि आपकी वैलिडिटी फेल हो जाती है तो देन ये कहा जाएगा आपका मिसलीडिंग है और आपका डेटा एक्सेप्टेड नहीं है. One of the most serious concern in errors in survey data और ये जो है एक मोस्ट सीरियस एरर है डेटा में when secondary data yeah we can say in the case of the secondary data are involved they may be ancient or unimportant means जो आपने डेटा उठाया है सेकेंडरी डेटा वो मे भी पुराना हो सकता है और अनइम्पोर्टेंट हो सकता है सो दैट इज द मीन्स एरर ऑफ द सेकेंडरी डेटा विद द प्राइमरी डेटा आल्सो द रिव्यू इज इम्पोर्टेंट और जो आपने प्राइमरी डेटा के लिए कलेक्ट किया है उसके लिए जो रिव्यू है या प्रीवियस स्टडीज है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सो that is the data preparations में firstly we check the questionnaire so that is the questionnaire checking stage. A questionnaire written from the field may be unacceptable for the several reasons कि भाई कोई भी questionnaire आपको वापस आ सकता है that is are the several reasons to unacceptables of the questionnaire. First is part of the questionnaire may be incomplete कि आपके जो पार्ट है क्वेश्चनआयर को आपने जो डिवाइड किया डिफरेंट पार्ट्स में दैट पार्ट्स मे बी इनकम्प्लीट वे कंप्लीट नहीं है. इन एडुकेट आंसर्स उनके जो आंसर्स हैं वो इनएडुकेट्स है. नो रेस्पॉन्सेज टू द स्पेसिफिक क्वेश्चंस और कुछ ऐसे आपने क्वेश्चंस कर लिए जिसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देना चाह रहे. सो
The pattern of the responses may be indicate that the respondent did not understand or follow the instructions. ये कुछ आपने क्वेश्चनर में ऐसे रेस्पॉन्स मेंशन कर दिए जिसमें आपका रेस्पोंडेंट या तो उन्हें अंडरस्टैंड समझ ही नहीं पा रहा या आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा। कई बार है ना कि आपने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आप 1 to 10 रैंक दीजिए, बट उसे पता ही नहीं चल पा रहा कि 1 to रैंक उसने सबको 1-1 कर दिया, जबकि रैंक मीन्स है कि एक को आप ज़्यादा देंगे फिर उसके बाद उसने क्या किया, सबको 1-1 कर दिया। सो दैट इज आपका जो इंस्ट्रक्शन, आपका जो रेस्पोंडेंट है या तो वो आपके इंस्ट्रक्शन को समझ ही नहीं पाया, आपका क्वेश्चन आ रहा है आपने क्या बोला, आपने क्वेश्चंस के क्या है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, या फिर क्या हुआ उसने जो आपके इंस्ट्रक्शंस है उसे नहीं समझ पाया। द रेस्पॉन्सेज शो लिटिल वेरिएंस, और आप या आपके जो रेस्पॉन्सेज है जो आपने क्वेश्चन आर में रेस्पॉन्सेज दिए हैं वे लिटिल वेरिएंस को उनके बीच में कम बहुत ही ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि वेरी फ्यू वेरिएंस है। जैसे कि सपोज दैट आपने क्या है कि आप सपोज दैट क्या खाना पसंद करते हो, तो आपने क्या लिक्विड सूप, मीन्स लिक्विड और सूप तो एक ही बात होगी ना, सूप भी लिक्विड है। सो दो वेरिएंस जो है वो बड़ा मिनिमम है। अब वो कहेगा कि ठीक है जी लिक्विड ही सूप का पार्ट है, तो उसने लिक्विड कर दिया, सूप को छोड़ दिया। वंस और मोर पेज आर मिसिंग, कई बार क्या होता है कि जो आपने क्वेश्चन और एक सीक्वेंस में बनाया है उसमें से कुछ पेज मिसिंग हो सकते हैं कि एक पेज 2 पेज आपने हटा दिया। सो दैट इज द रीजन regions regions of the return of the regions of रिटर्न ऑफ द क्वेश्चन है, ये रीजंस हो सकते हैं रिटर्न ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि कब होता है तो देन क्या है कि जब आप कहे तो पार्ट कोई इनकम्प्लीट हो, एन एडुकेट आंसर्स हो, पैटर्न्स जो है आपका जो रेस्पोंडेंट वो आपको समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, या रेस्पॉन्सेज लिटिल वेरिएंस हो, और वन और मोर पेज इज मिसिंग, ज्यादा पेज मिसिंग हो, then question R is answered by the someone who does not qualify for the participation। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन आयर को फिलअप करवाने लग जाते हैं जो कि आपको क्वालिफाई नहीं करता पार्टिसिपेशन। जैसे सपोज दैट आपने कहा कि हम क्वेश्चन आयर को फिलअप करवाएंगे आईटी कंपनी के एम्प्लॉइज से, बट आपने क्या किया एफएमसीजी के एम्प्लॉय से वो करवाने लगे, क्वेश्चन आयर को पार्टिसिपेट करवा दिया कि भाई आप भर दो, है तो कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा फिक्टिशियस मीन्स फेक, झूठा इंटरव्यू हो जाएगा, आपने फिक्टिशियस इंटरव्यू हो जाएगा। यानी कि यदि आपने आईटी वाला बंदा सेक्टर को फोकस किया और आपने एफएमसीजी से भरवा लिया तो ये ऑलरेडी फिक्टिशियस हो जाएगा। इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, क्योंकि आईटी वाला और एफएमसीजी वाला तो बहुत आर डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे वर्क कल्चर डिफरेंट है, वहाँ का प्रोडक्शन डिफरेंट है, वहाँ का फिनिश गुड्स डिफरेंट है, दैट इज द प्रोडक्शन लाइन, दैट इज, और जो आईटी है वो सर्विस सेक्टर है। सो वहाँ पे आपके इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। इलिजिबल रेस्पॉन्सेज, यानी कि इलिजिबल रेस्पॉन्सेज का मतलब है गलत रेस्पॉन्स मिलेंगे, वाई या और ना सेइंग पैटर्न, और जैसे कहते हैं कि जिग जैग हो जाएगा, आपका कुछ भी हो जाएगा वो पैटर्न हो जाएगा, मिडिल ऑफ द एंड पैटर्न, मिडिल ऑफ द रोड पैटर्न, जैसे कहते हैं कि रोड छाप हो गया, ये हो गया, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। सो दैट इज द क्वेश्चन आर चेकिंग, कि भाई आपको ये चीज चेकिंग करनी ही पड़ेगी कि आप ऐसे पार्टिसिपेशन या ऐसे पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन आयर ना कर लो जो आपका एलिजिबल पार्टिसिपेंट ही ना हो, तो देन अनएलिजिबल रेस्पॉन्सेज होंगे, आपके इलीगल और फिक्टिशियस इंटरव्यू हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंसी होगी। सेकंड है एडिटिंग,
अब आफ्टर द स्टेप की डाटा रिप्रेजेंटेशन के बाद डाटा प्रिपरेशन के लिए आपको उसको इंटरव्यू में क्वेश्चन आर में कुछ एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, जैसे कि नेक्स्ट पेज ऑफ द डेटा प्रिपरेशन इन्वॉल्व द एडिटिंग इन द रो डेटा, क्योंकि जो आपने रो डेटा कलेक्ट किया है उसमें एडिटिंग की नेक्स्ट पेज होती है। सो 3 बेसिक अप्रोचेस फॉर द एडिटिंग, यानी कि एडिटिंग के लिए 3 बेसिक अप्रोचेस है। फर्स्ट है गो बैक टू द रेस्पोंडेंट फॉर क्लैरिफिकेशन। अब क्या करेंगे, जो 3 स्टेजेस है डेटा एडिटिंग की, सपोज दैट आपने कोई क्वेश्चन आर उठाया डेटा प्रिपरेशन के लिए और हमें पता चला कि क्वेश्चन आर अनकम्प्लीट भरा हुआ है या इनकम्प्लीट है। सो आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेज होगी गो बैक टू द रेस्पोंडेंट फॉर क्लैरिफिकेशन, या आपको ऐसा रेस्पॉन्स लग रहा है कि जो रेस्पोंडेंट नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि हमने भी डाटा कलेक्ट किया था क्योंकि हमारा रिसर्च एरिया रूरल मार्केट था। तो देन रूरल एरिया में क्या होता था बच्चे, रूरल मार्केट में कि हमें खुद सेल्फ इंटरव्यू कंडक्ट करना होता था। तो कई बार हमने उसको रेस्पोंडेंट को दे दिया, जो कि मतलब सोचा कि भाई ये आपका लिटरेट पीपल है, तो इसे दे देते हैं। तो उसने क्या किया कि जी मैं तो जो है, यदि आप देखा था क्योंकि हमारे उसमें जो एजुकेशन के है कि एजुकेशन की जो कैटेगरी थी या लिटरेसी की जो कैटेगरी थी वो थी इलिटरेट प्लस 10 लेस देन 10, और ये आपका जो है लेस देन 10 12 और आपका जो है ग्रेजुएशन एंड पीजी। ये हमारे पास 4 कैटेगरी थी। और बंदा क्या करता था, जो रेस्पोंडेंट था हमारा, वो देखता था कि यार मैं 10th भी नहीं हूँ, सो इलिटरेट में डाल दिया। बट फिर क्या हुआ, जब आया कि डू यू रीड न्यूज़पेपर, उसने क्या किया एवरीडे। सो दैट इज द बायसनेस। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियरिफिकेशन के लिए गो टू द रेस्पोंडेंट, हम रेस्पोंडेंट के पास जाएंगे। नेक्स्ट है इन परफॉर्म अदर रेस्पॉन्सेज। अब क्या है, जो दूसरे रेस्पॉन्सेज है उनकी फॉर्म को भी चेक करेंगे। थर्ड है डिस्कार्ड द रेस्पॉन्सेज ऑल टूगेदर, यानी कि जितने भी रिस्पॉन्सेज ऐसे लग रहे हैं आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे सभी के साथ। सो दैट इज द डेटा प्रिपरेशन स्टेज। सो ट्रीटमेंट ऑफ द अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्सेज, ये क्या है, जो इन दिस जो आपके अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्सेज है उनको कैसे ट्रीटमेंट करोगे आप। जो आपको रेस्पॉन्सेज लग रहा है खुद ही कि ये सेटिस्फाइड नहीं है या सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो देन उसको कैसे ट्रीट करोगे या कैसे आप उसको आगे बढ़ाओगे। सो या उसको कैसे करेक्ट करेंगे, हाउ टू करेक्ट अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्सेज। इन दिस फर्स्ट है रिटर्न टू द फील्ड। हम क्या करेंगे बच्चे, फील्ड में वापस जाएंगे और जितने भी हमारे रेस्पोंडेंट है उनसे दोबारा क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे करते हैं असाइनिंग द मिसिंग वैल्यूज। असाइनिंग द मिसिंग वैल्यूज, कई बार ऐसा होता है, सपोज दैट आपके पास 4 वेरिएबल है, इनकम, एजुकेशन और रेजिडेंशियल एरिया, और आपका जो है ये कुछ भी हो सकता है, और आपके पास सपोज दैट ये वेरिएबल्स हैं। सो आपने रैंकिंग किया कि भाई आप रैंक दीजिए किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हो। तो आपने क्या किया कि 4 रैंकिंग है, 4 1 to 4 रैंक है आपकी, और आपने किया। तो कई बार क्या हुआ, रेस्पोंडेंट ने किसी 3 को रैंक दे दी, बस लास्ट को रैंक नहीं दी। इन दिस केस आप अपनी जजमेंटल पे कि भाई अब 4 रैंक बची है और 4 ही देना चाह रहा है, सो आप उसे मिसिंग रैंक या मिसिंग वैल्यू दे सकते हो। डिस्कार्ड द अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स, या ऐसे रेस्पॉन्स जो अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स है आप उसे कंसिडर नहीं करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे।
ठीक है। जो असाइनिंग द मिसिंग वैल्यू है वो किस बेस पे देंगे, सब्स्टिट्यूट ऑन नेचुरल वैल्यूज। जैसे ही हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूट ऑन नेचुरल वैल्यूज मीन्स होगा, हमने अभी डिस्कस किया है कि भाई उसने 3 रैंक दे दी, एक दी नहीं, तो मीन्स अब वो सब्स्टिट्यूट बन गया ना कि यही बची होगी रैंक, इसी दे दो, ठीक है ना। केस वाइज डेलीशंस अकॉर्डिंग टू केस के नेचर्स के दे सकते हो, या पेयर वाइज डेलीशंस, जैसे हस्बैंड वाइफ का आपने कोई डेटा लिया है, तो आप जो है ना, यदि आप वो कह रहा है कि भाई मेरी इनकम 10,000 है, तो नॉर्मली है कि वाइफ की भी इनकम जो होगी फैमिली इनकम में इंक्लूड होगी 10,000 हो सकती है। सो दैट इज द पेयर वाइज डेलीशंस। सो इसमें क्या करेंगे, जब हम रिटर्न टू फील्ड होंगे या बैक टू फील्ड में जाएंगे, इन दिस द क्वेश्चनर विद अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्सेज मे बी रिटर्न टू द फील्ड। इसको हम रिटर्न टू द फील्ड कर सकते हैं वेयर द इंटरव्यूअर्स रिकनेक्ट द रेस्पोंडेंट, जहां पे आपका इंटरव्यूअर रिकनेक्ट होगा रेस्पोंडेंट से, एंड फिर आप उसे है ना दोबारा मिसिंग वैल्यू या जो भी उसने किया है मिस्टेक, आप उसे फिल कर सकते हो। assigning the missing values, if the returning the questionnaire to the field is not feasible, the editor may be assign missing values to the unsatisfactory responses। अब कई बार ऐसा होगा, सपोज दैट आपने कहा जो फील्ड एरिया है वो अनफिजिबल है, या इट इज नॉट पॉसिबल टू फिजिबल, या वहां पर रिटर्न कर दिया जाए रेस्पोंडेंट को। सो आप क्या करोगे, या आपका जो इंटरव्यूअर है या आपका जो इन्वेस्टिगेटर है, ये आपकी वैल्यू को असाइन कर देगा। ठीक है जी, आप जो है उस वैल्यू को, रेस्पॉन्सेज की वैल्यू को असाइन कर देंगे। नेक्स्ट है डिस्कार्डिंग द अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पोंडेंट्स। जो अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पोंडेंट है, जिन्होंने कुछ ऐसे आंसर दिए हैं, रेस्पोंडेंट मीन्स आप क्वेश्चन आयर को ही रिमूव कर दोगे उसमें से। सो दैट इज द डेटा प्रिपरेशन स्टेज। फर्स्ट है कोडिंग। अब बच्चे हमने क्या किया, जो डेटा प्रिपरेशन में है, फर्स्टली हमने चेक किया कि भाई अगर डेटा रिलायबल है या नहीं है, उसमें हमने रिलायबिलिटी चेक की। सेकेंडरी हमने क्या किया कि क्वेश्चन आयर चेकिंग की। क्वेश्चन आयर चेकिंग किस बेस पे की कि भाई क्वेश्चन आयर कंप्लीट है, इनकम्प्लीट तो नहीं है, रेस्पॉन्सेज ऐसे हैं जो आपके रेस्पोंडेंट के अंडरस्टैंड हो जाए, रेस्पॉन्सेज अंडरस्टैंड हो जाए, आपका कोई आधा अधूरा क्वेश्चन तो नहीं है। सो और आपका कोई रेस्पॉन्सेज नियर बाय रेस्पॉन्सेज, या आप कह सकते हैं कि इक्वल रेस्पॉन्सेज तो नहीं है जिसमें वेरिएबल बड़ी कम हो, इसके भी आप हमने चेक किए। फिर हमने क्या किया, रेस्पॉन्सेज को चेक किया। रेस्पॉन्सेज को चेक कैसे किया कि भाई इनकम्प्लीट रेस्पॉन्सेज है या आपका रेस्पॉन्सेज कंप्लीट है, कोई बाइसनेस तो नहीं है, या आपने कोई डेटा छोड़ तो नहीं दिया। फिर उसके बिहाफ पे हमने क्या किया कि स्टडी अपनाया कि भाई डेटा को क्या क्या कर सकते हो आप, मीन्स डेटा प्रिपरेशन या इस एरर को रिमूव करने के लिए गो टू द फील्ड, आप फील्ड में जाओ, दोबारा क्वेश्चन आर को कर लो। बट नहीं विजिबिलिटी तो आप खुद कोडिंग कर लीजिए, या डिस्कार्ड कर दीजिए ऐसे रेस्पोंडेंट को या ऐसे रेस्पॉन्सेज क्वेश्चन आर को जो आपका अकॉर्डिंग योर चॉइस या आपकी उसमें नहीं है। अब आएगा कि कोडिंग। कोडिंग कैसे करते हैं, हाउ टू कोडिंग अ क्वेश्चन आयर। बिकॉज जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में या कहीं भी एनालिसिस करोगे, तो एनालिसिस नहीं जानता कि आपने कहा कि जी मैं सुबह शाम एक्सरसाइज करती हूँ या करता हूँ। सो वहां पे क्या करना है कि भाई मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए एक मान लीजिए, सपोज दैट इन मॉर्निंग 1 और इवनिंग जो एक्सरसाइज करता है 2, और बोथ जो करता है 3। ठीक है जी, सो दैट इज द कोडिंग। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने क्वेश्चन क्वेरी किया है उसको हम एक कोड दे देंगे, जैसे कि मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2, मेल के लिए 0, फीमेल के लिए 1, इस तरीके की कोडिंग कर देंगे। एजुकेशन
एजुकेशंस जो है आपका लेस देन इलिटरेट के लिए 0, लिटरेट के लिए 2, 10th और 12th के लिए 3, ग्रेजुएशन के लिए 4, पीजी के लिए 5। इस तरीके की हम कोडिंग कर देंगे। सो दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ द डेटा प्रिपरेशन। सो अब इसमें क्या करेंगे, इन द कोडिंग में फिक्स्ड फील्ड कोड्स, आप फील्ड के कोड को फिक्स कर देंगे, विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर ईच रेस्पोंडेंट इज द सेम एंड द सेम डेटा अपीयर इन द सेम कॉलम फॉर ऑल रेस्पोंडेंट आर हाईली डिजायरेबल। अब क्योंकि फील्ड के कोड क्यों कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाए, सपोज दैट आपको 4 कंपनियों से डेटा लेना था, 4 कंपनी से, लाइक आपके 4 कंपनी मीन्स आईटी सेक्टर के लेते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल एंड माइक्रोसॉफ्ट। इन कंपनी से आपको डेटा लेना था, तो देन आप फिक्स को फील्ड कर देंगे। जैसे कि आपने क्या इन्फोसिस को 1 दे दिया, इसकी 1 अंडर में है, इसके रेस्पोंडेंट, इसके 2 है, और जो आपका एचसीएल का 2 है, विप्रो का 3 है और माइक्रोसॉफ्ट का 4 है। इस तरीके से कोडिंग कर देंगे। इसमें क्या होगा कि आपको जो रेस्पोंडेंट है इज द सेम एंड द सेम डेटा अपीयर इन द सेम कॉलम, क्योंकि आपका रेस्पोंडेंट सेम हो जाएंगे और उनका जो डेटा है वो एक जगह अपीयर हो जाएगा। यदि आपको कभी कंपनी के बीच में कोई कंपेयर करना पड़ जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। इफ द पॉसिबल्स, यदि पॉसिबल हो तो स्टैंडर्ड कोड शुड बी यूज्ड फॉर द मिसिंग डेटा, क्योंकि यदि पॉसिबल हो तो आप स्टैंडर्ड कोड यूज करें। कई बार पॉसिबल नहीं होता तो देन आप अपने अकॉर्डिंग पे कोड यूज कर सकते हैं। कोडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर इज रिलेटिव सिंपल सिंस द रेस्पोंडेंट ऑप्शंस आर प्रीडिटरमाइंड। अब ये जो कोडिंग है, कोडिंग शुड बी वेरी सिंपल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसी कोडिंग ले ली जो आपकी समझ में ना आए। कैसे समझ में ना आए अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, डू यू लाइक परफ्यूम, रेस्पोंडेंट ने किया यस, दूसरे ने किया नो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो आपने दोस्त ने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डू यू लाइक क्लॉथ, वुमेन्स फैशनेबल क्लॉथ, उसमें भी यस नो था। बट आपने क्या किया, एक यस नो को तो दे दिया 1 2 और दूसरे यस नो को दे दिया आपने ए और बी। दैट इज द रॉन्ग कोडिंग। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने 4 क्वेश्चंस किए, 4 कैटेगरी यूज की और आपने क्या है 4 कैटेगरी को रेस्पोंडेंट में एक को 1 2 3 4 दे दिया, और सेकंड में जब आपने किया तो उसमें क्या करा 1 2 4 8 कुछ ऐसा दे दिया। सो दैट इज द रॉन्ग कोडिंग। कोडिंग में मीन्स यदि आपका गैप होना चाहिए तो सेम गैप होना चाहिए सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन के रेस्पॉन्सेज में। सो दैट इज कोडिंग। कोडिंग वेरी सिंपल से होनी चाहिए और आपको अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ताकि आप उसको बाद में भी समझ लें कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है ना। सो प्रिंसिपल फॉर द एस्टेब्लिशिंग कैटेगरी फॉर द कोडिंग। भाई प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो आपने ना क्वेश्चन आया, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आया दिखाया था, तो उसमें क्या था, दैट क्वेश्चन आया हैज वेरियस काइंड्स ऑफ द कैटेगरी। सो प्रिंसिपल फॉर द एस्टेब्लिशिंग कैटेगरी फॉर द कोडिंग। कोडिंग के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं। सो दैट इज द कन्वीनिएंट नंबर ऑफ द कैटेगरी, यानी कि जो कैटेगरी के नंबर दे रहे हैं दैट मस्ट बी कन्वीनिएंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसे नंबर ले लो जो आपको ये अंडरस्टैंड ना हो बाद में। सेकंड है सिमिलर रेस्पॉन्सेज विद द सिमिलर कैटेगरी। यदि 4 कैटेगरी में है, यदि रेस्पॉन्सेज की 4 कैटेगरी है मींस सिमिलर रेस्पॉन्सेज विद द सिमिलर कैटेगरी, यानी कि यदि सिमिलर रेस्पॉन्सेज है तो सिमिलर कैटेगरी में डालना है, ऐसा नहीं कि कैटेगरी चेंज कर दिया आपने। डिफरेंसेस ऑफ द रेस्पॉन्सेज बिटवीन द कैटेगरीज, और आपको जो है डिफरेंसेस ऑफ द रेस्पॉन्सेज बिटवीन द कैटेगरी उसको भी सिलेक्ट करना है। यदि आपको 4 कैटेगरी है और आपने रेस्पॉन्सेज दिया है 1 2 3 4, तो देन आपको कोडिंग 1 2 3 4 ही रखनी है। नेक्स्ट में ऐसा नहीं कर देना कि आपने 1 4 8 कुछ ऐसा यानी चेंज कर दिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज, कुछ ऐसी
कैटेगरी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एक्सोस्टिक कैटेगरीज इसको रिमूव कर देना चाहिए, जो एक्सोस्टिक कैटेगरीज जो टेंशन दे रही हो। अवॉइड द ओपन एंडेड क्लास इंटरव्यू। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिए क्या है, ये जो चीज है जो अवॉइड द क्लास ओपन एंडेड इंटरव्यू, दैट इज द पार्ट ऑफ द डेटा कलेक्शन। मीन्स आपको ऐसा इंटरव्यू करने से बचना चाहिए जहां पर आपने क्या किया, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया और वहां से उनके रेस्पॉन्सेज ले लिए, क्योंकि वहां पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रेस्पॉन्सेज होंगे। तो देन आपको क्लोज एंडेड, आप कुछ रेस्पॉन्सेज पहले ही सिलेक्ट करके रखेंगे, उसमें से आप क्वेरी कर लोगे। नहीं तो आपके पास इतनी कैटेगरी हो जाएंगी कि आपको कोडिंग करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। क्लास इंटरव्यू फॉर द सेम विड्थ। यदि आपको लग रहा है कि 10-10 का हमारे पास कैटेगरी है, जैसे कि आपने देखा कि MBA, BBA और आपका BCA है, आपका इंजीनियरिंग है, तो देन आपको क्लास इंटरव्यू लेने हैं उनके लिए। ऐसा नहीं कि भाई आप उनके लिए फिर अलग से कोई ग्रुप इंटरव्यू आप कंडक्ट कर रहे हैं कि BBA का एक साथ ले लिया, MBA के एक साथ ले लिया, ये या ऐसा नहीं करना, मिसमैच नहीं कर देना, सबको एक साथ बुला के आपने इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया। सो मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरव्यू, दैट इज द कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कोड बुक। अब क्या है, क्योंकि हम इसमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पॉसिबल हो तो आप एक स्टैंडर्ड कोडिंग लीजिए। सो एक आपको कोड बुक मिलती है या आप बना भी सकते हो कोड बुक। So a code book contain the coding instruction and the necessary information about the variable in the data set. A code book generally contains the following information. अब बच्चे होता क्या कि कोड बुक क्या होता है कि आपकी जो कोड बुक है वो आपके कोडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशंस या इंस्ट्रक्शंस रखती है। और कोड बुक जनरल क्या क्या रखती है, कॉलम नंबर, या कोड बुक इंक्लूड कॉलम नंबर, रिकॉर्ड नंबर, वेरिएबल नेम, क्वेश्चन नंबर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कोडिंग। दैट इज इंस्ट्रक्शंस या वेरिएबल्स हैज इन द कोडिंग बुक। सो ये एक आपको डेमो है कि भाई ये रेस्टोरेंट प्रेफरेंस, रेस्टोरेंट में प्रेफरेंसेज है कि रेस्टोरेंट के प्रेफरेंसेज क्या क्या है, उसके लिए एक कोड बुक बना दी है। ये आईडी मीन्स होगा क्वेश्चन आईडी, प्रेफेयर, क्वालिटी, प्रेफेयर मीन्स सिलेक्शन चुनाव जो करते हैं ना कि भाई मुझे यही चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी, वैल्यू, वैल्यू मीन्स यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं, वैल्यू मीन्स है कि उसके अदर्स क्या होना चाहिए या आप सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू, सर्विस और इनकम। जैसे यहाँ पे कुछ कोडिंग दी हुई है कि प्रीफेयर के लिए 2 है, क्वांटिटी के लिए 2 दिया हुआ है, क्वालिटी के लिए 2, क्वांटिटी के लिए 3, वैल्यू के लिए 1, सर्विस के लिए 3 और इनकम के लिए 6। ऐसी कोडिंग कोड बुक में दी हुई है कि भाई आप ये चीज मान सकते हो। बट कई केसेस में जैसे कि हमने दोनों वेरिएबल एक साथ ले लिए, प्रेफेयर एंड क्वालिटी, तो यहाँ पे क्या है आपकी कोडिंग मिसमैच हो जाएगी। सो इन दिस केस में आपको कोड बुक को फॉलो ना करके अपना ही कोड बनाना पड़ता है। जैसे कि हमने प्रेफेयर के लिए ले लिया हमने 1, क्वालिटी के लिए 3, क्वांटिटी के लिए 4, वैल्यू के लिए 5, सर्विस के लिए 6 एंड इनकम के लिए 7। ये तब आप कोड बुक को यूज कर सकते हैं तब आपके डेटा या वेरिएबल एक ही वेरिएबल्स में सेम कोडिंग वाले वेरिएबल ना आ रहे। इन दिस पोजीशन में आप इस बुक्स को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिया है इन्होंने कि कोड बुक एक्सपर्ट,
एक्सेप्ट क्या क्या करते हैं, कॉलम नंबर यहाँ पे दे दिया 5 6 7, वेरिएबल नंबर ये हो गया आपका, वेरिएबल नेम ये हो गया, वैल्यू सर्विस, और क्वेश्चन ये 4 5। अब क्योंकि देखो जो पिछली हमने टेबल देखी लास्ट टेबल में उसमें दिया गया था कि कॉलम नंबर पे ये दे दीजिए, वेरिएबल ये हो गया आपका 4 5, और वेरिएबल के नेम क्या हो गया, 5 का वैल्यू है, 6 का सर्विस है, 7 का इनकम है। तो that is the key punch the data या data transcriptions। data transcriptions क्या होता है, data transcriptions और key punch the data is the process of transferring the coding data from the questionnaire or coding sheet into the disk or magnetic tapes or directly into the computer by the key punching। अब बच्चे ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्राइबिंग डेटा प्रोसेस है, ट्रांसफरिंग डेटा जो आपने डेटा को शीट बनाई है, कोडिंग किया है, और उसको कहाँ पे करना है, या तो मैग्नेटिक डिस्क है जो आपकी सीडी रोम वगैरह है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, या आपका कोई टेप है, या आपकी फ्लॉपी डिस्क है, या कंप्यूटर, ठीक है ना। इस ये आपका होता है डाटा ट्रांसक्रिप्शन जब आप उसको कंप्यूटर में डालते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी बच्चे, चलो मैं एक बार आपको दोबारा इसकी समरी बता देता हूँ कि आज हमने किया क्या है। हाँ जी स्टार्टिंग में आ जाते हैं इसके पूरे। आज का टॉपिक था डेटा प्रिपरेशंस एंड प्रोसेसिंग, ठीक है जी, कि डेटा को कैसे प्रिपरेशन करना है और प्रोसेस क्या होगा। इसे हम सिंपल उसमें करेंगे कि डेटा प्रिपरेशन कैसे होता है। जब आपने वंस डेटा इज कलेक्टेड, जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, देन वी विल डेटा प्रोसेस एंड एनालिसिस। अब हम इसके बाद डेटा एनालिसिस और प्रोसेस करेंगे, बट डेटा हैज बीन ट्रांसलेटेड इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। और हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसलेट करेंगे इन अप्रोप्रिएट फॉर्म में, कि जैसे कि सपोज दैट हमने जो क्वेश्चन आर आपको दिखाया था उसमें बंदा टिक मार के दे देगा आपको, बट वे टिक को जो है ना एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में उसे करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डेटा प्रिपरेशन, और इसी प्रोसेस को हम डेटा प्रिपरेशन कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके लिए क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप्स होगा, स्टेप्स इन द डेटा प्रिपरेशन। कौन कौन सी स्टेप्स होती है, फर्स्ट है वैलिडेट द डेटा, डेटा की वैलिडिटी चेक करेंगे, जो हमने पिछली बार देखा था, रिलायबिलिटी वैलिडिटी लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था। क्वेश्चन चेकिंग, एडिट एक्सेप्टेबल क्वेश्चन, कोड ऑफ द क्वेश्चन, की पंच ऑफ द डेटा। अभी हमने की पंच तक किया है, बाकी आगे करेंगे, तो आगे इसको रीड करेंगे, बस आगे छोड़ते हैं, ठीक है जी। तो देन वैलिडिटी क्या है, ठीक है सर। वैलिडिटी में हम देखेंगे कि वैलिडिटी क्या होता है। वैलिडिटी मीन्स होता है डेटा एक्चुअली मेजर्स, जो आपने मेजर्स किया है एक्चुअली, व्हाट आर द सपोज टू द मेजर्स, कि भाई जो आप चाह रहे थे ऐसा मेजर्स करने के लिए है या नहीं आपका डेटा, यही हम वैलिडिटी में चेक करते हैं और कुछ चेक नहीं करते। जैसे कि सपोज दैट आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज द रीजंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑफ द बनाना सेल, कि भाई जो बनाना की सेल है क्या कारण है कि वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, और आपने क्वेश्चन किए, तो जो आपका क्वेश्चन आया है वो यही बनाना के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है या एप्पल के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। जैसे बंदा कह रहा है कि नहीं जी मुझे तो बनाना पसंद है, मुझे तो एप्पल पसंद है, ठीक है जी। सो इसमें हम क्या करेंगे कि वैलिडिटी क्या करता है, वैलिडिटी एग्जिस्ट व्हेन द डेटा एक्चुअली मेजर्स, जो आपने एक्चुअली मेजर्स किया है, बट दे आर सपोज टू द मेजर्स, कि आप यही सपोज करना चाहते थे मेजर या कुछ और करना चाहते थे, ठीक है जी। इफ द फेल, और यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं वैलिडिटी में, दे आर मिसलीडिंग एंड शुड बी नॉट बी एक्सेप्टेड, और आप क्या कर रहे हो कि अपनी रिसर्च को मिसलीड कर रहे हो और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दैट इज द वैलिडिटी, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कंसर्न इन द एरर्स इन सर्वे, और ये एक बहुत ज्यादा सीरियस सर्वे का एरर्स है,
नेक्स्ट है क्वेश्चनर चेकिंग। क्वेश्चनर चेकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि जब आपने वैलिडिटी आपकी सपोज दैट वैलिडिटी फेल हो गया तो देन आपको क्वेश्चनर चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारे क्वेश्चनर में कोई कमी तो नहीं, हम वही क्वेरी करना चाह रहे थे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या कुछ और हो गया। सो इन दिस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आयर में चेकिंग में कुछ नहीं करना, एक सिंपल से 3 या 4 स्टेप से यूज करेंगे। फर्स्ट है पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आयर मे बी इनकम्प्लीट, कोई ऐसा पार्ट तो नहीं जो आपका इनकम्प्लीट हो, इनएडुकेट हो, आंसर्स हो या रेस्पॉन्सेज हो, नो रेस्पॉन्सेज ऑफ द स्पेसिफिक क्वेश्चन, या किसी क्वेश्चन के लिए आपने रेस्पॉन्सेज ही नहीं दिया। इस चीज को आप चेक कर लोगे बेटा एक बार, ठीक है ना, तब आपका क्वेश्चन आयर चेक हो जाएगा सर, ठीक है। The pattern of the responses may be indicate that the responses did not understand and follow the instruction, या आपने ऐसे responses दे दिए, ऐसा क्वेश्चन क्वेरी कर लिया जिसको आपका रेस्पोंडेंट अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा और इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहा। सो दैट इज आपका क्वेश्चन आयर की वो है बाइसनेस, उसे रिमूव करेंगे आप। रेस्पॉन्सेज शो द लिटिल वेरिएंस, कई बार रेस्पॉन्सेज के बीच में लिटिल वेरिएंस है, जैसे कि सपोज दैट बात करें कि भाई हमने किया कि आपके फादर्स की इनकम क्या है, आपने क्या, उसने क्या, आपने उसका रिप्लाई कर दिया कि 10,000 है। फिर आपने क्या कि मदर की इनकम क्या है, ऑलरेडी किया हुआ है कि वाइफ, मदर जो है हाउस वाइफ है या फैमिली उसकी इनकम नहीं होगी। तो आपको ऐसे, या आपने कहा वेरिएंस होगा, हाँ नहीं सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, वेरिएंस मींस होगा लिटिल वेरिएंसेस है। जैसे कि आपने कहा कि भाई व्हाट इज योर फैमिली इनकम, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, अब आपने जो रेस्पॉन्स दिया, ऑप्शंस दिया है उनमें लिटिल वेरिएंस कर दिया कि भाई 10,000 है, लेस देन 10,000 है, लेस देन मतलब 11, 10 से 11,000 है, 11 से 12,000 है, इस तरीके की यदि आपने लिटिल वेरिएंस दे दी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। सो आपको जो है उसको वेरिएंस ज्यादा देना है। वन और मोर पेजेस मिसिंग, सो यदि कई बार क्वेश्चन आंसर में वन या मोर पेजेस मिसिंग, सो दैट इज द बाइसनेस ऑफ द डेटा, ये डेटा बाइसनेस हो सकती है आपकी, ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चा है एडिटिंग। अब क्या है, जब आपने क्वेश्चन आंसर भी चेकिंग कर लिया, आपने रिलायबिलिटी भी चेक कर लिया, फिर भी आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो देन आप डेटा एडिटिंग करोगे। एडिटिंग मींस होगा नेक्स्ट फेज ऑफ द डेटा प्रिपरेशंस इन्वॉल्व्स द एडिटिंग ऑफ द रॉ डेटा, जो आपके पास डेटा आया है उसमें आप एडिटिंग करोगे। एडिटिंग के लिए 3 तरीके से आप एडिटिंग करते हैं। गो टू द रेस्पोंडेंट, आप रेस्पोंडेंट के पास जाओ क्लियरिफिकेशन के लिए कि भाई आपने ये गलत क्यों कर दिया। इनफेयर इनफर फॉर्म ऑफ द रेस्पॉन्सेज, इनफॉर्म ऑफ द रेस्पॉन्सेज का मींस होगा कि जो उसने रेस्पॉन्सेज दिया है आप अब एक जजमेंट करके भी आपको उसे चेक कर सकते हो कि भाई ये नहीं, ये कहना चाह रहा था, ठीक है ना। डिस्कार्ड द रेस्पॉन्सेज ऑल्दो टुगेदर, ऑल टुगेदर, आप कुछ ऐसे रेस्पोंडेंट्स को डिस्कार्ड कर दोगे जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल गलत है या आपके डेटा में फिट नहीं है, ऐसे रेस्पोंडेंट या रेस्पॉन्सेज को आप डिस्कार्ड कर दोगे। सो ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा, क्योंकि जो आपने डेटा एडिटिंग किया तो डेटा ट्रीटमेंट किसके बिहाफ पे करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे रिटर्न टू द फील्ड, फील्ड में जाके आप क्वेरी कर लेंगे, असाइनिंग द मिसिंग वैल्यू और डिस्कार्ड द अनसेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स, रेस्पोंडेंट जिसने अनसेटिस्फैक्ट्री रेस्पोंडेंट दिया है, रेस्पॉन्स दिया है, उसको आप हटा दोगे, उसको कंसीडर नहीं करोगे अपने रिसर्च में। असाइन द मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट ऑफ द नेचुरल वैल्यू एंड केस वाइज डेलीशन एंड पेयर वाइज डेलीशन। मींस इसमें क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू में बच्चे कई बार ऐसा होता है ना कि यदि आपने 4 वैल्यू दिलवाने के लिए गया, 3 उसने असाइन कर दी, एक वैल्यू असाइन नहीं की, तो देन आप अपने आप ही नेचुरल हो जाएगा कि भाई ये वैल्यू आएगी। सो दैट इज द ये केस वाइज मींस होगा अकॉर्डिंग टू केस, कि भाई जैसे हर केस में बंदा 3 3 देता जा रहा है तो इसमें भी 3 होगी। पेयर वाइज मींस कई बार जो रेस्पोंडेंट हमने पेयर में लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू असाइन कर देते हैं। डेटा कोडिंग, डेटा कोडिंग मींस होता है कि कोई भी डेटा आपका न्यूमेरिकल, मतलब जब आप डेटा करेंगे दैट इज द डिस्क्रिप्टिव डेटा और आपका एक नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। अब हमें डेटा कोडिंग करना है इन न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे हमने मेल के लिए 1 2 3 4 ये सारा आपको बता दिया गया है और ये आपका कोड है। और बच्चे ये जो है ट्रांसक्रिप्शन डेटा मीन्स होता है
ट्रांसक्रिप्शन डेटा मीन्स होता है जब अपने डेटा सीट को या तो हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क या कंप्यूटर में ले रहे हो, दैट इज द डेटा ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर बच्चे? हेलो? यस सर। हाँ, हेलो। अब मुझे आप ये बताइए यहाँ तक जो आपका डेटा प्रिपरेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो देन आस्क मी। और आपका जो एनएसटी है वो 29 से 28 से स्टार्ट है, ठीक है जी? हाँ जी सर, कल लगा के। हाँ, और बेटा कल हम आपको सिखाएंगे डेटा क्लीनिंग, कि डेटा को कैसे क्लीन किया जाए, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए अमन।